कुछ महीने पहले अचानक एक ट्रेंड चल पड़ा था। दुनिया भर में इंडियंस शॉपलिफ्टिंग करते हुए वायरल हुए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी भी नजर आई और बाद में बने वीडियोस में माफी की गुहार भी थी। अब दुकान से सामान तो हर देश से लोग चुराते हैं, लेकिन जब एक आध वीडियो वायरल हो जाते हैं तो लोग बातें बनाने लगते हैं। अब गूगल पर इंडियन कॉट शॉपलिफ्टिंग सर्च कर लीजिए, आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे और ढेर सारे रेडिट थ्रेड्स भी जिनमें हम इंडियंस को कोसा जा रहा है। अब ऐसे शॉपलिफ्टिंग जैसे केसेस में अमूमन बात आती है अफोर्डेबिलिटी पर, कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन उस चीज का मुंह भी नहीं छुड़ा पा रहा, तो दुकान से चोरी कर लेता है और पकड़े न जाने पर समय के साथ ही आदत पक्की होती जाती है। लेकिन सारी चोरियां पैसे की कमी के चलते नहीं होती। कई लोग कंपल्शन में चोरी करते हैं, बेहद अमीर लोग भी। और कंपल्शन ऐसी कि एक बार मन में आ गया तो इंसान रोके ना रुके, और इस आदत कमजोरी डिसऑर्डर का नाम है क्लेप्टोमेनिया। विनोना राइडर, फारा फॉसेट जैसे बड़े हॉलीवुड स्टार्स भी इस डिसऑर्डर से स्ट्रगल कर चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। एग्जैक्टली क्या होता है क्लेप्टोमेनिया, अच्छे से समझेंगे, जानेंगे इसकी वजहें और पॉसिबल इलाज भी। क्लेप्टोमेनिया होता है एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता और बार बार चीजें चुरा लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोरी वो ज़रूरत की वजह से या पैसों की कमी के चलते नहीं करता, ना ही उस चीज़ की कीमत उसके लिए मायने रखती है। चुराया जाता है एक अनकंट्रोलेबल अर्ज के चलते। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चोरी करने से पहले इंसान अंदर एक तरह की टेंशन या बेचैनी सी बढ़ती है और ये फीलिंग शांत नहीं होती जब तक वो चीज़ चुरा न ले। इनफैक्ट चोरी करने के बाद उसे थोड़ी राहत, खुशी या गिल्ट भी फील होती है। बेसिकली डोपामिन रश वाला मामला है। ये शब्द क्लिप्टोमेनिया सबसे पहले साल 1816 में इस्तेमाल किया गया था। नाम दिया था स्विस डॉक्टर आंद्रे माथी ने, जिन्होंने इसे फ्रेंच में क्लोपेमेनी कहा। उन्होंने इसका मतलब बताया था चोरी करने का एक सीक्रेट इंपल्स। फिर लेट 19th सेंचुरी के आखिरी दौर में फ्रांस और जर्मनी के डॉक्टर्स और साइको एनालिस्ट्स ने क्लिप्टोमेनिया पर कई केस स्टडीज लिखी। उस समय जब बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स और कंज्यूमर कल्चर तेजी से बढ़ रहा था, तो डॉक्टर्स और पत्रकारों ने इस बीमारी को अक्सर फीमेल सिकनेस के रूप में देखा। मतलब ऐसी बीमारी जो खालिस औरतों को होती है। जैसे कभी हिस्टेरिया को लेकर कहा जाता था कि जिस औरत के जीवन में सेक्स नहीं, वो यूं ही चिड़चिड़ी बनी रहती है, और फिर ये एक समस्या बन जाती है। अब यहाँ क्लिप्टोमेनिया को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हुई जो आज तक खत्म नहीं हुई। कि जब अमीर घरों की महिलाएं चोरी करती थी तो उसे मानसिक रोग कहा जाता था, लेकिन जब कोई गरीब औरत चोरी करती, पकड़ी जाती, तो उसे ये छूट नहीं दी जाती थी। वो बस चोर कहलाती थी, एक अपराधी। अमीर लोग बीमारी का बहाना बनाकर क्रिमिनल पनिशमेंट से छूट जाते, क्योंकि कानून की नज़र में मेंटल डिसऑर्डर के चलते हुई हरकत सीधे अपराध नहीं होती थी। इस तरह की सोच ने समाज और कानून दोनों में इस बीमारी को देखने का नजरिया तय किया। यहीं वो बात आती है कि जब पूरी दुनिया के लोग दुकान से चोरी करते हैं तो इंडियंस इतने क्यों कोसे जाते हैं। इस टॉपिक पर हम बाद में लौटेंगे, अभी क्लिप्टोमेनिया के इतिहास पर लौटते हैं। 19वीं से 20वीं सदी तक साइको एनालिस्ट्स ने क्लिप्टोमेनिया को सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक एक्ट माना। उनके हिसाब से चोरी करना कई बार फॉरबिडन डिजायर्स माने दबी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने का तरीका होता है, या फिर चिंता, एंग्जाइटी या साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट माने यौन संबंधी मानसिक टकराव से बचाव का एक तरीका भी। इन थॉट्स ने शुरुआती दौर के क्लिनिकल लिटरेचर और लंबे साइकोडायनामिक ट्रीटमेंट्स पर गहरा असर डाला। फिर मिड 20th सेंचुरी के बाद मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स ने क्लिप्टोमेनिया को लर्न्ड बिहेवियर, मतलब सीखे हुए व्यवहार और ट्रिगर्स से जुड़े प्रोसेस के रूप में समझाया। उनका कहना था इंसान के अंदर कोई संकेत या परिस्थिति चोरी की इच्छा जगाती है जो उनके लिए क्यू होता है, और जब व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसे तुरंत राहत या संतोष मिलता है। यही राहत उस व्यवहार को और मजबूत कर देती है, यानी व्यक्ति बार बार वही काम दोहराता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इसको इस तरह समझाता है: ट्रिगर होना, इच्छा बढ़ना, चोरी करना, टेम्परेरी रिलीफ मिलना और उसके बाद अपराध बोध, मतलब गिल्ट। रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट्स ने क्लिप्टोमेनिया को एक इम्पल्सिव कंपल्सिव या एडिक्टिव स्पेक्ट्रम का हिस्सा माना। यानी ये बीमारी कई हद तक ओसीडी माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स और बिहेवियरल एडिक्शंस जैसे जुआ या गेमिंग की लत से मिलती जुलती है। इन सब डिसऑर्डर्स और क्लिप्टोमेनिया में व्यक्ति के भीतर अचानक उठने वाली इच्छा, अर्ज, तगड़ी क्रेविंग और रिवॉर्ड डिसरेगुलेशन दिखाई देती है। अब ये क्या होता है समझते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है। देखिए, रिवॉर्ड सिस्टम वो मैकेनिज्म है जो अच्छी लगने वाली चीज़ों पर डोपामीन रिलीज करके हमें उन कामों को फिर से करने की मोटिवेशन देता है।
अब हम समझते हैं रिवॉर्ड डिसरेगुलेशन। ये तब होता है जब दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता। इस वजह से आदमी गलत तरह से बिहेव करने लगता है, जैसे एडिक्शन, मूड प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस के टाइम। दिमाग में या तो नशे जैसी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी फीलिंग पैदा होती है या नॉर्मली अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। डोपामीन जैसे केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ने से आदमी अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता और बार बार रिवॉर्ड ढूंढता रहता है, चाहे वो उसके लिए हार्मफुल ही क्यों ना हो। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी क्लिप्टोमेनिया को अब एक ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है जो दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस और लत से जुड़ी होती है, और सही दवाइयां इन अर्जेस को घटा सकती हैं। दिमाग के कुछ न्यूरोकेमिकल सिस्टम्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और एंडोजेनस ओपियोइड्स इस अर्जेस वाली प्रॉब्लम में बड़ा रोल अदा करते हैं। इनफैक्ट जब इन सिस्टम्स पर असर डालने वाली दवाइयां दी जाती हैं तो कई बार चोरी की इच्छा या अर्ज कम भी हो जाती है। सेरोटोनिन, डोपामीन और एंडोजेनस ओपियोइड्स को भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। आई नो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इनके बारे में जानना जरूरी है। सेरोटोनिन इज ऑल्सो नोन एज अ फील गुड हार्मोन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह काम करता है और मूड, नींद और डाइजेशन जैसे ज़रूरी बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। डोपामीन भी एक ऐसा केमिकल है जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह काम करता है। ये हमारे मूड, मोटिवेशन और शरीर की मूवमेंट में अहम भूमिका निभाता है। इसे अक्सर प्लेजर हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये खुशी या रिवॉर्ड वाली सिचुएशंस में रिलीज होता है, लेकिन इसके फंक्शंस इससे बहुत ज़्यादा हैं। वहीं एंडोजेनस ओपियोइड्स शरीर के नेचुरल पेन रिलीवर्स और मूड को बैलेंस रखने वाले केमिकल्स होते हैं। ये न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों में बनते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में फ्रांस में एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट हुए, जॉन एटन डोमिनिक एस्केरोल। इन्होंने मानसिक बीमारियों की समझ को नई अप्रोच दी और मॉडर्न क्लिनिकल साइकियाट्री पर गहरा असर डाला। एस्केरोल का मानना था कि कुछ लोग चोरी इसीलिए नहीं करते कि वो अपराधी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसी मानसिक समस्या होती है जिसकी वजह से उनमें चीज़ें उठाने की अनकंट्रोलेबल अर्ज पैदा होती है। उन्होंने क्लिप्टोमेनिया को मोनोमेनिया ऑफ थेफ्ट कहा, यानी पार्शियल इंसैनिटी माने पागलपन, जिसमें व्यक्ति की सोच ज्यादातर सामान्य होती है लेकिन एक ही इंपल्स, चोरी, उस पर हावी हो जाती है। उस दौर में यह विचार क्रांतिकारी था क्योंकि तब समाज हर चोरी को नैतिक गलती या अपराध मानता था। लेकिन एस्केरोल ने हिम्मत से कहा कि कुछ चोरियां अपराध नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। ये सोच चोरी को क्राइम से कंपल्जन की दिशा में ले गई और मॉडर्न साइकियाट्रिक समझ को आज तक प्रभावित करती है। अब दिमाग और अर्ज या इच्छा की बात हो रही है और हम फ्रॉइड की बात ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस के फाउंडर थे। उन्होंने बताया कि हमारी सोच, डर और डिजायर्स का आधा खेल अवचेतन मन माने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलता है। फ्रॉइड ने क्लिप्टोमेनिया को एक तरह का मनोवैज्ञानिक न्यूरोटिक रोग बताया जिसकी जड़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। फ्रॉइड का मानना था कि कई बार इंसान के अंदर छिपी हुई इच्छाएं, खासकर सेक्स से जुड़े अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, चोरी करने की अर्जेस के रूप में बाहर आ जाते हैं। फ्रॉइड और उनके समय के कई डॉक्टर्स ने क्लिप्टोमेनिया को ज्यादातर फेमिनिन बीमारी माना और इसे उस दौर की महिलाओं की सेक्सुअलिटी, इमोशनल स्ट्रेस और मानसिक संघर्षों से भी जोड़कर समझाया। वहीं आंद्रे माथी का कहना था कि क्लिप्टोमेनिया में इंसान को चीज़ों की चाहत नहीं होती बल्कि एक अचानक और जोरदार झटके जैसी इच्छा उस पर हावी हो जाती है। यानी चोरी कोई मॉरल गलती नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का सडन ओवरवेलमिंग इंपल्स होता है जो नॉर्मल लोगों को भी अचानक चोरी करने पर मजबूर कर देता है। अर्ली 1900s में विलियम स्टेकल ने पब्लिश की क्लिप्टोमेनिया की एक बेहद ड्रामेटिक साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन। उनका तर्क था कि क्लिप्टोमेनिया अधूरी या दबाई गई सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से पैदा होता है। उनके अनुसार चोरी की गई चीज़ें उसी सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर का प्रतीक बन जाती हैं। मतलब चोरी करना एक तरह से डिस्गाइज्ड सेक्सुअल रिलीज होती है जो सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन अंदरूनी तौर पर काम करती है। स्टेकल का मानना था कि क्लिप्टोमेनिया अक्सर अनजानी, दबाई हुई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से पैदा होती है। जिन इच्छाओं को इंसान खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता वो दिमाग में इतनी गहराई तक दब जाती हैं कि बाद में छिपे हुए रूप में बाहर आने लगती हैं। उनके मुताबिक अचानक चोरी करने की इच्छा उसी सडन उठने वाली अर्ज जैसी होती है। चोरी का रोमांच, सीक्रेसी और चोरी का खतरा वही इमोशनल चार्ज पैदा करते हैं जो फॉरबिडन डिजायर्स में होती है। उनका कहना था कि कई बार चोरी की गई चीज़ें जैसे दस्ताने, रुमाल, कॉस्मेटिक्स वगैरह असल में उस प्यार या अफेक्शन के सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जिसकी कमी व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस करता रहता है।
उन्होंने ये भी कहा कि सोशली रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट्स जहां सेक्सुअल एक्सप्रेशन को गलत माना जाता था, ऐसी सोसाइटीज में महिलाओं में चोरी का पैटर्न ज्यादा दिखता था। वो चीजों को चाहकर नहीं चुराती थी, बल्कि चोरी उनके भीतर दबी इमोशनल एनर्जी का अनकॉन्शियस आउटलेट बन जाती थी। स्टेकल के लिए क्लिप्टोमेनिया चीजों की चोरी नहीं थी, बल्कि इंटरनल स्ट्रगल का हिडन एक्सप्रेशन था, एक सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल एक्ट जिसमें इमोशनल और सेक्सुअल मायने छुपे होते थे। जाहिर है उनका ये विचार काफी इन्फ्लुएंशियल भी बना। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में डॉक्टर्स ने हर क्लिनिकल व्यवहार के पीछे छिपे हुए सिंबॉलिक मीनिंग्स खोजने शुरू किए। बहुतों को सेक्सुअल एक्सप्लेनेशंस इसीलिए आकर्षक लगी क्योंकि वो अंदरूनी संघर्ष को किसी बाहरी व्यवहार से जोड़ देती थी। आज स्टेकल के सेक्सुअल सिंबलिज्म को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, पर इसे एक हाइपोथेसिस की तरह ट्रीट किया जाता है रादर देन अ प्रूवन कॉज। हिस्टोरिकली समाज में क्लास और जेंडर ने यह तय किया कि कौन सी चोरी को क्लिप्टोमेनिया कहा जाएगा और कौन सी को अपराध माना जाएगा। फेमस रशियन राइटर एमा गोल्डमैन ने इसी पाखंड को कॉल आउट करते हुए कहा था, अगर कोई अमीर औरत दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी जाए तो कहा जाता है कि उसे क्लिप्टोमेनिया है और लोग उस पर तरस खाते हैं। ये उनका क्लास और उसके चलते होने वाली ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन पर तंज था। हिंट ये कि अमीर चोर पर लोग तरस खाएंगे और गरीब चोर को जूते मारेंगे। लेकिन क्लिप्टोमेनिया की मॉडर्न समझ इससे हटकर है। क्लिप्टोमेनियाक्स अक्सर बताते हैं कि चोरी करने से पहले उनके अंदर तनाव, बेचैनी, यहाँ तक कि अराउजल, जी हाँ सेक्सुअल अराउजल भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो चोरी कर लेते हैं उन्हें तुरंत राहत या प्लेजर फील होता है। ये कोट अनकोट एक्शन के तुरंत बाद मिलने वाला रिलीफ दिमाग में रिवॉर्ड जैसी फीलिंग पैदा करता है, जिससे इन टर्न ये व्यवहार और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। इट गेट्स फर्दर रीइंफोर्स्ड। आसान भाषा में कहें तो व्यक्ति दोबारा वही काम करने की ओर आकर्षित होता है और हर बार सक्सेसफुली की गई चोरी अगली बार चुराने को मोटिवेट भी करती ही है। इसके अलावा क्लिप्टोमेनिया में कुछ एनवायरनमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स इंसान के भीतर चोरी करने की इच्छा या इंपल्स को अचानक जगा सकते हैं। और ये ट्रिगर्स बेहद यूनिक या चौंकाने वाले नहीं होते, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। मसलन किसी दुकान में जाना या सजावट वाली डिस्प्ले देखना या कोई भी ऐसी चीज देख लेना जो इंसान को आकर्षक लगे। इतनी बेसिक चीजें एक क्लिप्टोमेनियाक व्यक्ति के अंदर चोरी करने की इच्छा ट्रिगर कर सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट से मिले क्यूज दिमाग में पहले से जुड़ी यादों और भावनाओं को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति के लिए खुद को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं कई लोगों में क्लिप्टोमेनिया के साथ साथ और भी को अकरिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जो कई बार इस कंडीशन को बढ़ा भी देते हैं। फॉर इंस्टेंस ADHD, विच स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ ADHD वाले लोगों में देखी जाने वाली इम्पल्सिविटी, बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स और एडिक्टिव टेंडेंसीज, मतलब लत जैसी प्रवृत्तियाँ, ये सभी फैक्टर्स व्यक्ति को क्लिप्टोमेनिया के प्रति और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं। यानी चोरी की इच्छा को रोकना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्पल्स के चलते चोरी की वजहें समझ ली तो पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी जान लेते हैं। आज के समय में एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लिप्टोमेनिया किसी एक वजह से नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स से पैदा होता है। इसे एक कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है, जिसमें व्यक्ति का स्वभाव, टेम्परामेंट और इम्पल्सिविटी, सीखे हुए व्यवहार मतलब लर्न बिहेवियर, पास्ट में एक्सपीरियंस किया गया ट्रॉमा या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, मानसिक बीमारियां जैसे OCD, डिप्रेशन या नशे की लत, सब्सटेंस अब्यूज और न्यूरोबायोलॉजी मतलब मस्तिष्क की जैविक क्रियाएं, ये सभी आपस में मिलकर इस डिसऑर्डर में रोल अदा करते हैं। रिव्यूज़ में इसे एक नेग्लेक्टेड बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर बताया गया है, क्योंकि इसका गहरा असर इंसान के जीवन, रिश्तों और सोशल स्टेटस पर भी पड़ता है। क्लिप्टोमेनिया बहुत रेयर माना जाता है। जनरल पॉपुलेशन में इसका एस्टिमेट 1% से भी कम है, लेकिन असली नंबर्स बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग जो चोरी या शॉपलिफ्टिंग करते हैं वो कभी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट या केयर के लिए आगे नहीं आते। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि इंसान ज़रूरत या लालच के चलते चोरी कर रहा है या बिकॉज ऑफ एन इम्पल्स। इसके अलावा कई बार कानूनी मामलों में असली मानसिक लक्षण छिप जाते हैं, जिससे इसका सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता। इस डिसऑर्डर के साथ अक्सर बाकी मानसिक प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, मसलन मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। क्लिप्टोमेनिया के लिए अभी तक कोई सिंगल गारंटेड इलाज नहीं है, लेकिन रिसर्च बताती है कि कुछ दवाओं से जुड़ी और साइकियाट्रिक अप्रोचेस कई मामलों में असरदार साबित हुई हैं। सबसे इफेक्टिव तरीकों में शामिल है साइकोथेरेपी, खासकर CBT
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और इससे जुड़े बाकी तरीके जो व्यक्ति को अपने ट्रिगर्स, भावनाओं और आवेगों को समझने और कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साइकोथेरेपी वो प्रोसेस है जिसमें ट्रेंड थेरेपिस्ट्स बातचीत और साइंटिफिक टेक्निक्स के जरिए इंसान को अपने इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स समझने, मैनेज करने और सुधारने में मदद करते हैं। ओपियोइड एंटागोनिस्ट्स जैसे नैल्ट्रेक्स्ट्रॉन। रिसर्च गेट के मुताबिक क्लिप्टोमेनिया के इलाज में सबसे कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स ओपियोइड एंटागोनिस्ट्स इसी मेडिसिन कैटेगरी से मिले हैं। हालांकि ये प्रॉमिसिंग है, लेकिन यहाँ भी फर्दर श्योरिटी के लिए बड़े और कंट्रोल्ड रिसर्चर्स की जरूरत है। SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इन पर की गई स्टडीज के नतीजे मिक्स्ड रहे हैं। कुछ लोगों में, खासकर जिनमें OCD या डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं, इन दवाओं से सुधार देखा गया है। फिर आते हैं मूड स्टेबलाइजर्स या एंटीसाइकोटिक्स। इन दवाओं का इस्तेमाल कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर या बेहद इंपल्सिव मरीजों पर किया जाता है। हालांकि इनके यूज को लेकर अब तक साइंटिफिक प्रूफ बहुत लिमिटेड है, इसलिए ये एडजंक्टिव ट्रीटमेंट मतलब सहायक उपचार के रूप में ही दी जाती हैं। क्लिप्टोमेनिया का असर हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। कुछ मरीज स्ट्रक्चर्ड थेरेपी या दवाओं से जल्दी सुधार दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर के दौरान दोबारा चोरी की ओर लौट आते हैं, मतलब रिलैप्स कर जाते हैं। लगातार सुधार बनाए रखने के लिए रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे CBT टेक्निक्स दोहराना और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना, हाई रिस्क सिचुएशंस जैसे अकेले शॉपिंग जाने से बचना और सपोर्टिव थेरेपी के जरिए मानसिक संतुलन बनाए रखना। इन तरीकों से लॉन्ग टर्म आउटकम्स बेहतर होते हैं। इसके अलावा इस डिसऑर्डर का एक बड़ा पहलू इसका कानूनी और सामाजिक असर भी है। कई मरीजों के लिए गिरफ्तारी या मुकदमा इस हद तक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है कि वो साइकियाट्रिक मदद लेने में हिचकिचाते हैं। इसके साथ ही सोशल स्टिग्मा और उससे पनपती शर्म के तो कहने ही क्या, ये भी बड़ी बाधाएं हैं। सिक वर्सेस क्रिमिनल वाली बात हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातों में सब या कुछ भी रिलेटेबल लगा तो प्लीज़ किसी हेल्थ एक्सपर्ट से डिस्कस ज़रूर करें। आज की वीडियो यहीं तक। कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम आसान भाषा में वीडियो लाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।